हेलो दोस्तों। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान इतिहास में प्रतिहार परमार वंश, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, राजस्थान कला संस्कृति में राजस्थान के मंदिर, हस्तकला, वेशभूषा और राजस्थान भूगोल में प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकी और राजस्थान राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 तथा 73 और 74वें संविधान संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके साथ ही करंट अफेयर्स में दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ये सभी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपने हमारे राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज से जुड़े पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित होगा। आज के वीडियो का पहला सवाल है, 837 ईस्वी की बाउक प्रशस्ति कहाँ स्थित है? बाउक प्रशस्ति सही उत्तर है ऑप्शन 3 जोधपुर। अगर इसके बारे में बात करें तो बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी मूलतः मंडोर के किसी विष्णु मंदिर में लगा हुआ था, जिसे बाद में जोधपुर शहर के परकोटे में लगा दिया गया है। यह लेख प्रतिहारों के वंश परंपरा जानने का उपयोगी साधन है। इसके अलावा यह प्रशस्ति प्रतिहार राजा बाउक ने खुदवाई थी। इस प्रशस्ति में विष्णु तथा शिव पूजा की जानकारी मिलती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 जोधपुर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक को पहला पहली कहा जाता था? पहला पहली कहा जाता था। सही उत्तर है ऑप्शन 4 नरभट्ट। मंडोर के प्रतिहार शासक नरभट्ट को उसकी वीरता के कारण पहला पहली कहा जाता था। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 नरभट्ट। प्रश्न 3 है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। सही उत्तर है ऑप्शन 1 मंडोर। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मंडोर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। ऑप्शन 1। प्रश्न 4 है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। सही उत्तर है ऑप्शन 3 राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश, मुक्तामणि, रघुवंशी रूपी मोतियों में मणि के समान व आर्यवर्त के महाराजाधिराज कहा था। सही उत्तर है ऑप्शन 3 राजशेखर। प्रश्न 5 है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाए वह था। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था। सही उत्तर है ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसके अलावा
दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालौर मानते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 1 नागभट्ट प्रथम। प्रश्न 6 है, निम्न में से किसने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए? निम्नलिखित में से किसने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए? सही उत्तर है ऑप्शन 2 कुक्कुक। घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी में प्रतिहार राजा कुक्कुक द्वारा स्थापित करवाए गए थे। इसके साथ ही कुक्कुक ने घटियाला तथा मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे। सही उत्तर है ऑप्शन 2 कुक्कुक। प्रश्न 7 है, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की? सही उत्तर है मिहिर भोज, ऑप्शन 2। मिहिर भोज ने वराह आदिवराह की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने भोज प्रथम, प्रभास, आदिवराह उपाधियाँ प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिहिर भोज। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में ईस्वी में वर्धा में हुई थी। यह कथन सत्य है। दूसरा है, कालांतर में इसका मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। यह कथन गलत है। इसका मुख्यालय जो है वह ब्यावर में न होकर अजमेर में था। सही उत्तर है केवल एक, यानी पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन 1। प्रश्न 9 है, त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का संबंध है? त्याग भूमि समाचार पत्र। सही उत्तर है ऑप्शन 4 हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन 4। त्याग भूमि समाचार पत्र 1927 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर से निकालते थे। सही उत्तर ऑप्शन 4। प्रश्न 10 है, असंगत को पहचानिए। असंगत को पहचानिए। इसका आंगी बाण जो है वो जयनारायण व्यास, ये सही है। रियासती सुमनेश जोशी, ये भी सत्य है। जय भूमि समाचार पत्र जो है वो 1940 ईस्वी से गुलाब चंद काला जयपुर से निकालते थे। तो ये जो तीसरा कथन है यह गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जय भूमि श्यामलाल वर्मा से संबंधित नहीं है, गुलाब चंद काला जयपुर से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन 3। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है, जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने 1927 ईस्वी में की थी। यह कथन सत्य है। अगला है, शिक्षा महिला सदन की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में की थी। यह कथन भी सत्य है। महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1945 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी अजमेर में की थी। सही उत्तर है 1 व 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन 3। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। पहला है, मारवाड़ गजट राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। यह कथन सत्य है। यह 1866 ईस्वी में जोधपुर में शुरू हुआ था। दूसरा है, राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। यह सत्य है। राजस्थान समाचार पत्र 1889 ईस्वी में राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। आंगी बाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था 1932। यह भी सत्य है। तो तीनों कथन सत्य है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों कथन सत्य है, कोई कथन असत्य नहीं है। प्रश्न 13 है, देश हितैषणी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें से जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला है, 2 जुलाई 1877 ईस्वी को मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की। यह कथन सत्य है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 ईस्वी को मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। दूसरा, यह एक सामाजिक सुधार संस्था थी। यह कथन भी सत्य है। तीसरा, कवि राजा श्यामलाल दास इसके सदस्य थे। यह कथन भी सत्य है, यानी ये तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 1 2 और 3।
ये सभी। प्रश्न 14 है, निम्न में से असुमेलित की पहचान कीजिए। पहला है खांडलाई आश्रम, माणिक्यलाल वर्मा, यह सत्य है। दूसरा है वर्धमान विद्यालय, अर्जुन लाल सेठी, ये भी सत्य है। तीसरा है वागड़ सेवा संघ, इनका संबंध जमनालाल बजाज से न होकर भोगीलाल पांड्या से था, इसलिए ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, वागड़ सेवा संघ जमनालाल बजाज से संबंधित नहीं है। इसी तरह से सर्व सेवा संघ सिद्धराज डड्डा से संबंधित है, यह चौथा भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला है राजस्थान केसरी समाचार पत्र को अजमेर से विजय सिंह पथिक निकालते थे। यह कथन गलत है, क्योंकि इस समाचार पत्र को अजमेर से न निकालकर वर्धा महाराष्ट्र से निकाला जाता था। इसी तरह से दूसरा कथन है विजय सिंह पथिक नवीन राजस्थान समाचार पत्र को वर्धा महाराष्ट्र से निकालते थे। यह कथन भी गलत है। ये समाचार पत्र अजमेर से निकाला जाता था, न कि वर्धा महाराष्ट्र से। तो दोनों कथन असत्य है। यानी राजस्थान केसरी समाचार पत्र वर्धा महाराष्ट्र से निकलता था और नवीन राजस्थान पत्र जो है वह अजमेर से निकाल जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4, न तो 1 न ही 2, यानी दोनों कथन गलत है। प्रश्न 16 है, राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में कौन सा गलत है। राजपूताना मध्य भारत सभा के संबंध में कौन सा गलत है। पहला है 1919 ईस्वी में दिल्ली स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई, यह कथन सत्य है। 1919 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। दूसरा है विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे, यह कथन गलत है। विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक नहीं थे, जबकि इसके संस्थापक जमनालाल बजाज इसके संस्थापक थे। इसके आगे कालांतर में इसे अजमेर में स्थापित किया गया, यह कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे, यह कथन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 17 है, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर दिगोद कोटा में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 दिगोद। यह मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी पुराना है। यह पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है जो दिगोद कोटा में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 दिगोद। प्रश्न 18 है, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़ किला। कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मामादेव मंदिर या वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है, 1449 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया गया था। यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़ किला। प्रश्न 19 है, मंदिरों और स्थानों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है, यानी गलत मिलान का चयन करना है हमें। पहला है ओंशिया मंदिर, यह सही है, जोधपुर में है। दूसरा सालासर मंदिर चूरू, यह सत्य है। तीसरा रणकपुर पाली, यह भी सत्य है। चौथा जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, यह गलत है। जगदीश मंदिर जो है वह उदयपुर में 1651 में जगत सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो यह कथन गलत है, यह उदयपुर से संबंधित है, न कि भीलवाड़ा से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 20 है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बप्पा रावल। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव श्री एकलिंग शिवजी की काले पत्थर से निर्मित चौमुखी मूर्ति वाला यह मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है, जिसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा 734 ईस्वी में करवाया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बप्पा रावल। प्रश्न 21 है, कौन सा मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। कौन सा मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 बाड़मेर का किराड़ू मंदिर, यानी ऑप्शन 1 किराड़ू मंदिर बाड़मेर। बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू प्राचीन समय में किरात कूप के नाम से प्रसिद्ध रहा है।
यहाँ की शिल्प एवं मूर्तिकला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला नागर शैली है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1 किराणु मंदिर बाड़मेर। प्रश्न 22 है, दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 पशुपतिनाथ मंदिर। यानी दिलवाड़ा मंदिर समूह में के 5 मंदिर जो है वे आदिनाथ मंदिर, नेमिनाथ या लूण वसही या देवरानी जेठानी मंदिर, पीत लहर आदिश्वर मंदिर, खड़तर वसही मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पशुपतिनाथ मंदिर। ये इन 5 मंदिर में शामिल नहीं है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 2 चोर चौमा का शिव मंदिर। कोटा स्थित चार चौमा कोटा स्थित चार चौमा का शिवालय गुप्तकालीन प्राचीन शिव मंदिरों में चतुर्मुखी शिव प्रतिमा है, न कि गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का मंदिर। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 चार चौमा का शिव मंदिर। प्रश्न 24 है, मंदिरों और स्थानों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी जो गलत मेल किया हुआ है, मिलान किया हुआ है, उसे हमें छांटना है। पहला है तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, यह सत्य है। दूसरा तनोट माता मंदिर जैसलमेर, यह भी सत्य है। तीसरा उषा मंदिर बयाना, यह भी सत्य है। चौथा जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, यह गलत है। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के आमेर दुर्ग में स्थित है, न कि उदयपुर में। तो पहले ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 25 है, हस्तकला और स्थान से संबंधित कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। पहला है मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, यह ही गलत है। यह है जालोर में। मामा जी के घोड़े की हस्तकला जो है वो जालोर की है, बसंतगढ़ की नहीं। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा दाबू प्रिंट आकोला से संबंधित है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में से जुड़ा हुआ है। अजरक प्रिंट बाड़मेर में प्रसिद्ध है। तो मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ से नहीं, जालोर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 26 है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का चयन करना है। पहला है मीनाकारी नाथ द्वारा, यह गलत है। दूसरा है लकड़ी के घोड़े के खिलौने, यह कोटा से संबंधित नहीं है। तीसरा है पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर, यह मिलान जो है वो सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसी तरह चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़, यह भी सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर से संबंधित है, यह मिलान सत्य है, ऑप्शन 3। प्रश्न 27 है, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सही उत्तर है अलवर जयपुर, ऑप्शन 2। फौलाद से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को कोफ्तगिरी कहते हैं। यह कला दमिश्क से राजस्थान में मुगलों के समय आई, जो जयपुर और अलवर में बहुतायत से होती है। ऑप्शन 2 जयपुर और अलवर। प्रश्न 28 है, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस कला से संबंधित है? पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ से है, ऑप्शन 1। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। इन सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है, जिसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसका सही उत्तर है कावड़, ऑप्शन 1। प्रश्न 29 है, प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला, सही उत्तर है ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ थेवा कला का प्रमुख केंद्र है। नाथूजी सोनी इस कला के जन्मदाता रहे हैं, जबकि जस्टी वकी ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। थेवा कला में कांच
कांच में सोने का चित्रांकन नारी आभूषण बनाए जाते हैं? ऑप्शन 4 प्रतापगढ़। प्रश्न 30 है, राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई का पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन 1 बगरू, जयपुर। बगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध प्रिंट है। इस प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें बेल बूटे की छपाई देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसी के साथ सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसमें काले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। मुन्ना लाल गोयल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता दिलाई थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 बगरू, जयपुर। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। पहला है पेचवर्क शेखावाटी से, ये सत्य है। दूसरा है नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर से संबंधित है। तीसरा है मिरर वर्क जोधपुर, यह कथन गलत है। मिरर वर्क जो है वो जोधपुर से संबंधित न होकर जैसलमेर से संबंधित है। इसी तरह से गोटा किनारी खंडेला, यह भी सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 3 मिरर वर्क जोधपुर से संबंधित नहीं है, जैसलमेर से संबंधित है। प्रश्न 32 है, निम्न में से किस एक को जीआई टैग प्राप्त नहीं है? यानी वह बताना जिसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है। राजस्थान में के कुल 16 जीआई टैग है, जिनमें कोटा डोरिया सम्मिलित है, सोजत मेहंदी पाली संबंधित है, पोखरण पोट्री जैसलमेर संबंधित है, ब्लैक पोट्री संबंधित नहीं है। ब्लैक पोट्री कोटा से संबंधित नहीं है, इसे कोई जीआई टैग प्राप्त नहीं है। ये इसकी जगह ब्लू पोट्री जयपुर को जीआई टैग प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्लैक पोट्री कोटा को जीआई टैग प्राप्त नहीं है, ऑप्शन 2। प्रश्न 33 है, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? सही उत्तर है मोटा सूती शॉल, मोटा सूती शॉल। पचवेदा या पछेवड़ा मोटा सूती शॉल को कहते हैं। यह सर्दी के बचाव हेतु शरीर के ऊपर डाला जाने वाला रेजा का बना हुआ एक चद्दरनुमा वस्त्र है। प्रश्न 34 है, मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी, मारवाड़ में दामनी। सही उत्तर है ओढ़नी का एक प्रकार। यह मध्य वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार के लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कशीदकारी होती है, इसका प्रयोग करती हैं, जिसे दामनी कहा जाता है। तो दामनी जो है वो ओढ़नी का एक प्रकार है, ऑप्शन 1। प्रश्न 35 है, बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र। सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र को बख्तरी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र बख्तरी वस्त्र कहलाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2। इसके अलावा अंगरखी जो होता है वो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। इसका अन्य नाम अंगरखी को ही बुख्तरी, तनसुक, दुतई, गदर, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला भी कहते हैं। इसी तरह से गाँव के पुरुष अंगरखी पहनते हैं। श्वेत रंग की अंगरखी को ही बख्तरी या बुख्तरी कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2 ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। प्रश्न 36 है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनाई जाती है। राजस्थान में जो पोमचा होता है वो एक प्रकार की ओढ़नी होती है, जिसे कब पहनते हैं, सवाल ये है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 माँ बनने के उत्सव पर। यानी पोमचा महिलाओं की विशेष प्रकार की ओढ़नी में पद्म या कमल की तरह के गोल गोल अभिप्राय बने होते हैं, जिसके कारण यह पोमचा कहलाता है। पीला पोमचा की बोलचाल की भाषा में केवल पीला ही कहा जाता है। पोमचा बच्चे के जन्म पर शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। यह सद्य प्रसूता को पहनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 माँ बनने के उत्सव पर। प्रश्न 37 है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
गलत कथन का चयन करना है। पहला है, यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। यह कथन सत्य है। इसके अलावा दूसरा है, इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। तो यह कथन भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसा कोई कथन नहीं है जो असत्य है इसके बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 38 है, भीखाभाई सागवाड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? भीखाभाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, डूंगरपुर। सही उत्तर है ऑप्शन 2, डूंगरपुर। भीखाभाई सागवाड़ा नहर का निर्माण माही नदी पर माही साइफन का निर्माण करके किया गया है। इस नहर से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, डूंगरपुर। प्रश्न 39 है, नदी घाटी परियोजना एवं सहयोगी राज्यों के संबंध में असंगत युग्म को छांटिए। नदी घाटी परियोजनाएं सहयोगी राज्यों के संबंध में, पहला है, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान। यह सत्य है। दूसरा है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान। यह भी सत्य है। तीसरा है, व्यास परियोजना पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश। यह गलत है। व्यास परियोजना का संबंध पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से है, न कि उत्तर प्रदेश के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यास परियोजना का संबंध पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से नहीं। ऑप्शन 3। प्रश्न 40 है, सई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सई परियोजना जो है वह जवाई बांध से संबंधित है। सई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में किया गया है। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु सई बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसका पानी जवाई बांध में डाला गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, जवाई बांध। प्रश्न 41 है, सिंचाई परियोजना और जिला या जिले में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी गलत कथन, गलत मिलान को हमें बताना है। पहला है, सोमकला अम्बा डूंगरपुर। यह सत्य है। दूसरा है, सोम कागदर चित्तौड़गढ़। यह गलत है। इसका संबंध उदयपुर जिले से है। सोम कागदर का जो संबंध है वो उदयपुर के ऋषभदेव क्षेत्र से संबंधित है। तो दूसरा ही कथन जो है वह मिलान जो है वो गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 42 है, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, सतलज नदी। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है, जिसका निर्माण 1922 से 27 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से पानी निकालकर किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन 3, सतलज नदी। प्रश्न 43 है, निम्न में से असुमेलित है। असुमेलित की पहचान करनी है। पहला है, भीम सागर परियोजना झालावाड़। यह सत्य है। दूसरा है, परवन लिफ्ट परियोजना बारा। यह भी सत्य है। तीसरा है, सावन भादो परियोजना कोटा। यह भी सत्य है। चौथा है, चौली सिंचाई परियोजना जो है उसका संबंध झालावाड़ से न कि बूंदी से। तो इसका चौथा कथन जो है वह गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, चौली सिंचाई परियोजना झालावाड़ से है न कि बूंदी से। प्रश्न 44 है, किस परियोजना से सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? किस परियोजना से सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का ही प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन 1, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसमें राजस्थान के जालौर जिले की सांचौर तहसील के
76 गांव बाड़मेर जिले के गुड्डा मलानी तहसील के गांवों को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। यह पहली परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। ड्रिप सिंचाई जो है यह प्रणाली इजराइल की देन है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 नर्मदा नहर परियोजना। प्रश्न 45 है, निम्न में दी गई सिंचाई परियोजनाएं उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी गलत मिलान का चयन करना है। पहला है काली सिंध परियोजना उदयपुर, यह पहला मिलान ही गलत है। काली सिंध परियोजना का संबंध झालावाड़ से है, न कि उदयपुर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 46 है, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं करता। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं करता। सही उत्तर है ऑप्शन 3 कोटा बैराज। चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है। इस परियोजना में 4 प्रकार के बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें से कोटा बैराज ऐसा बांध है जो जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 कोटा बैराज। इस परियोजना के जो 4 बांध है वे हैं गांधी सागर बांध, कोटा सिंचाई बांध जिसे कोटा बैराज भी कहते हैं, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। सही उत्तर है ऑप्शन 3 कोटा बैराज। प्रश्न 47 है, इसरदा बांध किस जिले से संबंधित या इसरदा बांध किस जिले में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर। पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु बनास नदी पर निर्मित इसरदा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है, जबकि काला खो बांध दौसा जिले में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर। प्रश्न 48 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका जो नाम बदला गया है वह 1984 में बदला गया, न कि 1982 में। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। यह भी गलत है, इसके जो लिफ्ट नहरें हैं वे 7 है, न कि 9। तीसरा है, यह नहर हरियाणा से नहर गुजरती है। यह कथन भी गलत है, यानी यह नहर हरियाणा से भी गुजरती है। तो ये तीनों कथन ही गलत है, तीनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कोई सा भी कथन इसमें से सत्य नहीं है। प्रश्न 49 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत मिलान किया हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। पहला है कोलायत लिफ्ट नहर जोधपुर और बीकानेर, यह सत्य है। दूसरा है गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर और नागौर, यह भी सत्य है। तीसरा है फलोदी लिफ्ट नहर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर, यह भी सत्य है। चौथा है बांगड़सर लिफ्ट नहर बीकानेर और जैसलमेर। बांगड़सर लिफ्ट नहर जो है उसका संबंध केवल बीकानेर से है, न कि बीकानेर जैसलमेर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न 50 है, इंदिरा गांधी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बड़ी नहर परियोजना है, यह कथन सत्य है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, यह भी सत्य है। तीसरा, यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है, यह कथन गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरी के बैराज बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। तो पोंग बांध नहीं है यह है हरी के बैराज बांध। तो तीसरा कथन जो है वह गलत है, बाकी 2 कथन सत्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 51 है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1 जोहड़। शेखावाटी भाषा में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण कर जल प्राप्त हेतु किया जाता है,
जिन्हें जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन 1 जोहड़ या नाड़ा। प्रश्न 52 है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के उद्देश्य है? पहला है पारदर्शिता लाना, सही है। दूसरा शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, यह भी सत्य है। तीसरा है सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, यह भी सत्य है, यानी ये तीनों कथन सत्य है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के ये तीनों ही उद्देश्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। प्रश्न 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उसका चयन कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति जो है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। अनुच्छेद 243 अणंग। दूसरा है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 243 अणंग का पहला भाग। तीसरा है उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, कथन गलत है, क्योंकि ये केवल विकास योजनाओं को राज्य सरकार तक भेजती है, न कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करती है। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है, जबकि तीसरा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 व 2। प्रश्न 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ दिया है। यह कथन गलत है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा है, लेकिन 9A जोड़ा है, न कि केवल 9। दूसरा है किसी नगरपालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। उपयुक्त कथन में से कौन से सत्य है? तो ये कथन दूसरा जो है वह सत्य है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया है। यह भाग नगरपालिकाओं के रूप में शामिल है और इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया है। एक नगरपालिका के सभी सदस्य को सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल 2। प्रश्न 55 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों का चयन करो। पहला है पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है, यह कथन सत्य है। दूसरा है ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, यह कथन भी सत्य है, यानी पहले दोनों कथन सत्य हैं। तीसरा है ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। तो तीसरा कथन गलत है। चौथा है किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में के कम से कम 1/4 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, यह कथन भी गलत है। यह 1/3 है, न कि 1/4। तो तीसरा और चौथा जो कथन है वह गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। प्रश्न 56 है, भारत के संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? भारत के संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? सही उत्तर है ऑप्शन 3 नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। संविधान के 90वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों पर, इसी तरह से मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जिसमें उस समय लागू किसी विधि के तहत जिला परिषदें विद्यमान हो। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कुछ क्षेत्र के संबंध में, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी और दिल्ली को राष्ट्रपति के निर्देश के आधार पर पंचायती राज के प्रावधानों से मुक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ऑप्शन 3। प्रश्न 57 है,
निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषता है? सही कथनों का चयन करो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं। पहला है ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायतों का त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध, यह सत्य है। दूसरा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर आरक्षण का प्रावधान, यह सही है। तीसरा राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, यह भी सत्य है। चौथा है संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनर्स्थापन। संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनर्स्थापन, यह भी सत्य है। तो इसके चारों कथन जो है वे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधारभूत विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सभी ये कथन इससे संबंधित है। ऑप्शन 3। प्रश्न 58 है, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में निम्न में से सत्य कथन है। पहला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 3 प्रकार के शहरी निकायों यानी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद की परिकल्पना करता है, यह सत्य है। दूसरा, नगर निगम उन नगरों में जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक स्थापित किए गए हैं, यह भी सत्य है। तीसरा है बॉम्बे तथा कलकत्ता निगम वे पहले नगर निगम थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी, यह कथन गलत है। तीसरा कथन इसका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 दोनों, यानी ऑप्शन 1। क्योंकि आधुनिक भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1687-88 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर निगम की स्थापना के साथ हुई, न कि बॉम्बे तथा कलकत्ता के साथ। तो तीसरा कथन जो है वह गलत है, बाकी दो कथन सत्य है। ऑप्शन 1 सही है। प्रश्न 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय वर्ष 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। दूसरा है, महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। इसका सही उत्तर है 1 व 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। इसके साथ ही उस वक्त जो वो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। सही उत्तर है ऑप्शन 1 व 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य है। प्रश्न 60 है, भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य एवं ग्राम पंचायतों को गठित करने का एवं उन्हें ऐसी शक्तियों का प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा, 73 व 74वें संविधान संशोधनों ने संविधान में भाग 9 और 9(1) को निविष्ट किया, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, भारत के संविधान में भाग 9 और 9(a) के उपबंध लगभग समांतर अनुरूप है, यह कथन भी सत्य है। चौथा है, 73वें संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार को ध्यान में किए बिना सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतें स्थापित करता है, यह कथन गलत है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के 3 स्तर बनाए गए हैं, लेकिन मध्यवर्ती स्तर का गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो, यानी ये सभी पर लागू नहीं होता। तो चौथा कथन जो है वो गलत है, बाकी 1, 2, 3 जो है वो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 61 है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से किसके या किनके गठन का प्रावधान किया गया है। पहला है नगर पंचायत, सत्य है। दूसरा है जिला योजना समिति, यह भी सत्य है। तीसरा महानगर योजना समिति, यह भी सत्य है। यानी तीनों कथन, ये तीनों जो समितियां हैं इनका गठन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1, 2 और 3 तीनों ही। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित 3 तरह की नगरपालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर पालिका निगम। इस अधिनियम के माध्यम से जिला नियोजन समिति यानी जिला स्तर पर तथा प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगरीय योजना समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 तीनों। प्रश्न 62 है, राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसका चयन करना है। पहला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। यह कथन सत्य है। दूसरा है राज्य के विधानमंडल, पंचायत तथा नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति रखता है। यह कथन गलत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया, लेकिन इसे राज्य के पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराने की शक्ति नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन 1, यानी पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। प्रश्न 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा जो कथन सत्य है उनका चयन कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। यह कथन गलत है। निर्धारित आयु जो है वह 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष। इसी तरह से पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। यह सत्य है, यानी दूसरा कथन सत्य है। तो पहला गलत, दूसरा सत्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन 2। प्रश्न 64 है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? इसका सही उत्तर है केवल ऑप्शन 1, यह गांव की विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता है। यानी एक ग्राम सभा में गांव की विधानसभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता है, वे सभी शामिल होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1। ग्राम सभा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में स्थापित किया गया है। इस निकाय में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट एक गांव की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल होते हैं। अतः इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का उपयोग और ऐसे कार्य कर सकती हैं जैसा कि उस राज्य की विधान सभा निर्धारित करती है। अतः इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न 65 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा अनिवार्य है? पहला है एक गांव में ग्राम सभा का गठन। यह सत्य है। दूसरा, पंचायत में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। यह गलत है। पंचायत के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है, जबकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो दूसरा कथन जो है वह गलत है। तीसरा है पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, यह भी सत्य है। चौथा है पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, यह भी सत्य है। 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए। पांचवा है पंचायत को वित्तीय अधिकार दिया गया है। पंचायत को वित्तीय अधिकार दिया गया है, यह कथन गलत है। पंचायत को कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने हेतु प्रत्येक 5 साल बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना है, इसमें शामिल है। पंचायतों में किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान तथा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना स्वैच्छिक प्रावधान है। राज्य इन क्षेत्रों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अतः कथन 2 और 5 यह गलत है, बाकी 1, 3 और 4 यह सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 2, केवल 1, 3 और 4। प्रश्न 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए।
पहला कथन है जयपुर में प्रदेश का स्वचालित रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। पहले स्वचालित रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है इसका नाम हनुमान जी रोपवे होगा। तो जयपुर शहर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश के पहले स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, यानी पहला कथन सत्य है। दूसरा है इस रोपवे का जो नाम है वह हनुमान जी रोपवे न होके अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, जो कि प्रदेश का 5वां और जयपुर जिले के सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद दूसरा रोपवे होगा। तो इसका पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है। तो इसका उत्तर होगा केवल एक, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। पहला है सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव 2022 में भाजपा प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा ने चुनाव जीता है। यह पहला कथन ही गलत है, क्योंकि अनिल कुमार शर्मा जो है वे भाजपा के प्रत्याशी न होकर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो यह कथन ही गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न 68 है राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है उदयपुर, ऑप्शन 2। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर उदयपुर वन विभाग के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। इस सेंटर में पैंथर के लिए अत्याधुनिक तकनीक वाले 18 कराल अर्थात खुले बड़े बाड़े और नाइट शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 4.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 उदयपुर। प्रश्न 69 है 3 दिसंबर 2022 को किस जिले को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? 3 दिसंबर 2022 को किस जिले को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अलवर को, ऑप्शन 3। सही उत्तर है ऑप्शन 3। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3 अलवर। प्रश्न 70 है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा एक सही है? सही कथन बताना हमें। पहला कथन है राजस्थानी भाषा के लिए जोधपुर के कमल रंगा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए जोधपुर के कमल रंगा को दिया गया है। यह कथन गलत है, क्योंकि राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का यह पुरस्कार बीकानेर के कमल रंगा को दिया गया, यानी कमल रंगा का जो संबंध है वह बीकानेर से है, न कि जोधपुर से। तो पहला कथन गलत है। इसी तरह से उनको अखूट भाषणों के लिए पुरस्कार दिया गया है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि उनको जो पुरस्कार दिया गया है उनकी चर्चित नाट्य कृति आलेखों अम्बा के लिए दिया गया है। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन है साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, यह कथन भी गलत है, क्योंकि इसकी जो राशि है, यह जो पुरस्कार की जो राशि है वह 1 लाख रुपए है, न कि 50,000 रुपये। तो ये तीनों कथन ही गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। प्रश्न 71 है हाल ही में किस जिले के सतीपुरा में पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? हाल ही में किस जिले के सतीपुरा में पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 1 हनुमानगढ़। राजस्थान के बीकानेर जिले के लाखासर और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में मात्र 500 से 700 मीटर गहराई पर ही पोटाश के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं। तो हनुमानगढ़ के है ये। सतीपुरा जो है वह हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, जबकि बीकानेर का है लाखासर। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़, ऑप्शन 1। प्रश्न 72 है 10 दिसंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क एवं नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है?
10 दिसंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क एवं नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर। 10 दिसंबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय जयपुर में शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर योग साधना भवन का लोकार्पण और संविधान पार्क एवं वैज्ञानिक आधार पर तैयार करवाई जा रही नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 73 है, राजस्थान का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजस्थान का पहला डिजिटल तारामंडल प्लेनेटोरियम, सही उत्तर है ऑप्शन 3, कोटा। राजस्थान का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम यानी तारामंडल का निर्माण कोटा में किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तरों का चयन कीजिए। पहला है, इसके तहत स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी, इसका यह कथन सत्य है। दूसरा है, देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, इसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% के स्थान पर 10% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, तो यह कथन गलत है। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, क्योंकि 10% न होकर इस 8% की जगह है 9% ब्याज दर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 व 2 सत्य है, यानी ऑप्शन 2, 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न 75 है, दिसंबर 2022 में किसे श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिसंबर 2022 में किसे श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, ताराचंद मीणा। मुख्यमंत्री ने उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके लिए 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही इन्होंने उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ऑप्शन 4 इसका सही है, ताराचंद मीणा। प्रश्न 76 है, 11 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपना पहला चंद्रयान मिशन राशिद लॉन्च किया? सही उत्तर है ऑप्शन 1, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपने पहले चंद्रयान मिशन राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैंप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा 11 दिसंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया था। यह किसी भी अरब देश का पहला चंद्रयान रोवर भी है जो अप्रैल 2023 के आसपास चंद्रमा पर पहुंचेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, अरब अमीरात। प्रश्न 77 है, देश का पहला सोने के सिक्के देने वाला ATM कहाँ लगाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 3, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बेगमपेट क्षेत्र में एक ऐसा ATM शुरू किया गया जिससे सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। यह देश का पहला सोने के सिक्के देने वाला ATM है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, हैदराबाद। प्रश्न 78 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है अंग्रेजी ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय, ये सत्य है। दूसरा है हिंदी के लिए तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण, यह सत्य है। तीसरा है संस्कृत के लिए दीप माणिक्यम में
जनार्दन प्रसाद, ये भी सत्य है। तो ये तीनों ही सही मिलान किए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन सत्य है। ये सभी मिलान जो है वह सत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 79 है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? इसका सही उत्तर है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन 1। प्रश्न 80 है, 80, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? गोल्डन बूट अवार्ड सही उत्तर है किलियन एम्बापे। ऑप्शन 3। ये प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर है किलियन एम्बापे। ऑप्शन 3। ये फ्रांस से संबंधित है। प्रश्न 81 है, दिसंबर 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्षा दिसंबर 2022 में चुनी गई है। ये TTFI की पहली महिला अध्यक्ष भी होंगी। सही उत्तर है ऑप्शन 2, मेघना अहलावत TTFI की नई अध्यक्षा। प्रश्न 82 है, 5 से 17 दिसंबर 2022 को भारत में आयोजित दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? प्रश्न 82 है, 5 से 17 दिसंबर 2022 को भारत में आयोजित दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है ऑप्शन 1, भारत ने। 17 दिसंबर 2022 को भारतीय टीम ने दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने लगातार तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले 2012 तथा 2017 में भी इस टूर्नामेंट को जीता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न 83 है, 15 से 28 दिसंबर 2022 को भारत कजाकिस्तान के मध्य 6वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 कहाँ आयोजित किया गया? 15 से 28 दिसंबर 2022 को भारत कजाकिस्तान के मध्य 6वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन 4, मेघालय। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का 6वां संस्करण उमरोई में मेघालय में आयोजित किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन 4, मेघालय। आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, प्रश्न 84 है, 21 से 24 जनवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 21 से 24 जनवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। स्कूली बच्चों एवं जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन 1, भोपाल। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवाना न भूलें। हम जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक यू।